वो भी एक सेपरेशन टेक्निक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये बड़ी थोड़ी सी टेक्निकल भी है, आपको इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। हमें पता है कि अगर मेरे पास ये वाटर है, बल्कि मैं वैसे कहता हूँ कि मेरे पास ये सॉल्वेंट 1 है, एक सॉल्वेंट है, और एक और कंटेनर है मेरे पास, और उसके अंदर ये कोई दूसरा सॉल्वेंट है। तो मैं उसको, ये दो सॉल्वेंट है, चाहिए, मैं अब इसके अंदर अपना कोई सोल्यूट डालता हूँ, कोई भी सोल्यूट ए है। मैंने क्या किया, 20 ग्राम इसके अंदर डाल दिए ए के, 20 ग्राम इसके अंदर डाल दिए। अब आपके क्या ख्याल में 20 का 20 ग्राम इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, और क्या 20 का 20 ग्राम इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा? नहीं होगा। इसका आंसर है नहीं होगा। क्यों? हो सकता है कि इसके अंदर 20 में से 18 ग्राम हो जाए और इसके अंदर 20 का 20 ग्राम ही हो जाए। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास दोनों केसेस में डिफरेंट है। हो सकता है सोल्यूट की सोल्युबिलिटी सॉल्वेंट 1 के अंदर कम है और सॉल्वेंट 2 के अंदर ज़्यादा है, तो आपके आपका सेम सोल्यूट जो है वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के साथ डिफरेंट तरीके से डिज़ोल्व होगा, किसी में ज़्यादा और किसी में कम। ये तो सीधी सी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम इसी टेक्निक को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी चीज़ को अलहदा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। दोनों के अंदर सेम सॉल्वेंट मैंने मिक्स किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो सी है सोल्युबिलिटी उसकी कम थी और इसके अंदर ज़्यादा। इसके अंदर वो मोर सोल्यूबल है और इसके अंदर वो लेस सोल्यूबल है। सही है। अगर मैं इनको मिक्स कर दूं तो क्या होगा, इस तरीके को हमने बस अपने इसके अंदर यूज़ करना है। अब मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए, इसके अंदर मैंने अपना सोल्यूट डाल दिया बी, और बी जो है कि कुछ क्वांटिटी ए के अंदर डिसॉल्व हो गई, और अब मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है किसका, बी इन ए। बी सोल्यूट है और ये ए सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो गया है और ये मेरे पास सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली बी चाहिए। मुझे मेरा सोल्यूट जो है वो मैं रिकवर करना चाह रहा हूँ, अपना सोल्यूट, मुझे अपना सोल्यूट इससे वापस चाहिए, इससे बाहर निकालना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसा सॉल्वेंट डालूँगा सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी का, जिसके अंदर जो बी है, जो सोल्यूट है, ये ज़्यादा डिज़ोल्व होता हो ए की निस्बत। जितना ये बी इस सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट ए के अंदर डिज़ोल्व हुआ था, उससे ज़्यादा डिज़ोल्व होता हो इस सॉल्वेंट नंबर 2 के अंदर, ये दूसरा सॉल्वेंट मैं बाहर से डाल रहा हूँ उसके अंदर। जब ये सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, जो बी की क्वांटिटी इसके अंदर मौजूद थी वो मूव कर जाएगी इस सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने जब दो सॉल्वेंट लिए, सॉल्वेंट 1 एंड 2, इसकी लेस थी, इसके अंदर उसकी सोल्युबिलिटी मोर थी, सॉल्यूशन इसके अंदर बना हुआ था। जब मैंने ये बाहर से डाला तो वो इसमें से निकल के इसमें जाना शुरू हो जाएगा और मेरे पास एक नई लेयर बन जाएगी लिक्विड्स की। मेरे पास इस तरीके से दो लेयर्स बन जाएंगी, लेयर ए और लेयर
बी, जो बी के अंदर था पहले से वो निकल के सोल्यूट अब ए लेयर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके को इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अब इस एग्जांपल की बात करते हैं, वो हमारी बुक में एग्जांपल दे रहा है जी अबाउट ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, ये आपका सोल्यूट है, इसको आपने बेसिकली रिकवर करना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मैं इसको ओ कह देता हूँ। अब ये मौजूद किस में है, ये मौजूद है पानी के अंदर, H2O, ये सारा वाटर है, और वाटर के अंदर क्या मौजूद है, ओ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि वाटर जो है ऑर्गेनिक नहीं है, ये चीज़ ऑर्गेनिक है, तो वाटर के अंदर ये बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगी, लेकिन हमारे पास अब ये वाटर के अंदर मौजूद है और हमने इसको अलग करना है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं एक और सॉल्वेंट लूँगा, सॉल्वेंट जो कि क्या होगा, ऑर्गेनिक। मैंने ले लिया ईथर ऑर्गेनिक है। ये ईथर अब पानी के साथ मिक्स नहीं होता। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके जो से दो सॉल्वेंट हैं, सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी, ए के अंदर आपका सोल्यूट मौजूद है और आपने बी अब इसके अंदर ऐड करना है ताकि सोल्यूट ए में से निकल के बी में आ जाए, तो आपका ये बी ऐसा होना चाहिए जो कि इसके अंदर इमिसिबल हो, उसके साथ मिक्स ना हो। अगर मैंने ए बी के अंदर डाला और ए और बी आपस में मिक्स हो गए तो फिर तो मैं सोल्यूट अलग नहीं कर सकूँगा, फिर तो मेरे पास अलग लेयर भी नहीं बनेगी। तो मुझे ऐसा सोल्यूट डालना है, बाहर वाला सॉल्वेंट ऐसा डालना है जो कि पहले वाले सॉल्वेंट के साथ मिक्सिबल ना हो, उसके साथ मिक्स ना हो जाए। अब ये सॉल्वेंट चूँकि ईथर है, ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, तो ये बेस्ट है। मैं इसको उठा के इसके अंदर डाल दूंगा, वो ओ की क्वांटिटी जो इसके अंदर मौजूद थी वो अब इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। मैं इसको शेक करूँगा, ये मेरे पास एक फनल है, इसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। अब इसके अंदर मैंने पहले से मेरे पास ये वाटर की लेयर मौजूद थी, मैंने ईथर डाला, ईथर की अपनी लेयर बन गई, मैंने दोनों को शेक किया बहुत अच्छे तरीके से। इसको बहुत ज़्यादा आप शेक करेंगे, ऊपर नीचे शेकिंग। जब आप शेक करेंगे तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट इस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मौजूद थी ओ, ये इससे निकल के अब इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ओ की सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम थी और ओ चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ईथर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये इसके अंदर इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो ये वाटर में से निकल के इसमें आना शुरू हो जाएगा। जब मैं इसको अच्छी तरह हिला चुकूँगा तो फिर मैं इसको सेटलिंग टाइम दूँगा। जब मैं इसको सेटलिंग टाइम दूंगा तो मेरे पास इस तरीके से दो लेयर्स बन जाएंगे, और फिर मैं नीचे से इस प्लग को खोल के एक लेयर सेपरेट कर लूँगा और दूसरी लेयर सेपरेट कर लूँगा। अब जो मेरे पास आएगा ईथर, ये खाली ईथर नहीं होगा, इसके अंदर ओ भी मौजूद होगा अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर जो मुझे चाहिए। मैं क्या करूँगा, ईथर को इवेपोरेट कर दूँगा और ओ मेरे पास क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, आपने एक बाहर से नया सॉल्वेंट ऐसा डाला जिसकी सोल्युबिलिटी, जिसके अंदर उस सोल्यूट की सोल्युबिलिटी ज़्यादा थी, तो वो उस लेयर से निकल के इस लेयर में आ जाएगा। और सॉल्वेंट आपने इस तरीके का डालना है कि वो पहले वाले सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं हो, तो आपके पास क्या होगा, अपनी रिक्वायर्ड जो सी चीज़ है वो अलग हो जाएगी। अब आपकी बुक में वो मेंशन कर रहा है जी कि ये जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है, ये सारी चीज़, ये जो आपकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, ये लॉ ये कह रहा है कि जो सोल्यूट है वो ए और बी, ए पहले सॉल्वेंट और दूसरे सॉल्वेंट के दरमियान अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, ये दोनों आपस में मिसिबल नहीं है, ये मिक्स नहीं होंगे आपस में, इमिसिबल लिक्विड्स
इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, इनके दरमियान जो सी है रेशियो कौन सी होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इन दोनों के दरमियान। कह रहा है जितना मर्जी सोल्यूट डाल दो, ए और बी के दरमियान जो रेशियो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल के, तो ये कह रहा है जी कि सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है ना, सोल्यूट इन ए एंड सोल्यूट इन बी, ये इसका आंसर हमेशा जो है वो सेम आएगा, इनकी रेशियो का आंसर कांस्टेंट रहेगा। जितना मर्जी आप सोल्यूट ऐड करते जाएं वो इक्वली जो सा है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस लॉ को ये चीज़ जो सी है वो फॉलो करती है, ये बात आपने याद रखना है। अब आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है सॉल्वेंट सोल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, उसको हम देख लेते हैं। कह रहे जी आयोडीन आयन, आयोडीन जो है, आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखनी है। आयोडीन हमारा सोल्यूट है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा दो सॉल्वेंट्स के अंदर। नंबर 1 सॉल्वेंट क्या है, वाटर विद KI, वाटर के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में पोटेशियम आयोडाइड मौजूद है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ KI। और दूसरा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपके पास दो जो हैं ये सॉल्वेंट्स हैं। I2 की डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टडी करना है कि जो आयोडीन है वो किस से किस में जाएगी। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, I2 को डाल दिया वाटर के अंदर। ठीक है, आपने क्या किया, I2 को डाल दिया वाटर के अंदर। अब वाटर विद KI का क्या मतलब है कि पानी के अंदर ये सॉल्ट है, ये जाके इस शक्ल में मौजूद होगा। जब भी हम नमक किसी पानी के अंदर डालते हैं ना तो वो आयनाइज हो जाता है। तो KI का क्या मतलब है कि पोटेशियम और आयोडीन के आयन्स जो होते हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। अब बाहर से सोल्यूट आया आयोडीन का, ये जो आयोडीन आएगी I2, ये जाके अंदर रिएक्ट करेगी इस वाले आयन के साथ जो कि ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, और क्या बना देगी, I3 नेगेटिव आयन। अब ये जो I2 है, ये भी हमने बात की है कि वाटर के अंदर कम डिज़ोल्व होना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। तो ये क्या है, सोल्यूबल किसके अंदर है, CCl4 के अंदर। और ये चूँकि आयन है तो ये वाटर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो ये सोल्यूबल है इन वाटर। ठीक है, हमारे पास वाटर के अंदर आयोडीन वाला आयन मौजूद था, बाहर से I2 आया, इसके साथ रिएक्ट किया और ये बन गया। अब आपने बाहर से डाल दिया CCl4। जब आप CCl4 डालेंगे तो क्या होगा, ये जो I3 आयन है, अब देखें ना, ये दोनों तरफ रिएक्शन जा रहा है, तो ये इक्वल क्वांटिटी में जितने ये हैं उतने ही ये हैं। जब बाहर से CCl4 आएगा तो CCl4 के अंदर ये चीज़ सोल्यूबल है, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये I3 जो पानी के अंदर मौजूद था ये निकलेगा, टूटेगा उसी तरीके से, ये बना देगा, और I2, और ये I2 आपका जो सा है CCl4 के अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब आप उसको शेक करेंगे, इसको हिलाते क्यों हैं, ताकि आपस में इनका जो सा कॉन्टैक्टिंग टाइम है वो ज़्यादा हो जाए और ये एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आ जाए। तो जब आप बाहर से CCl4 ऐड करते हैं तो ये जो I3 आयन पानी के अंदर बना हुआ था ये टूटता है, ये इस तरफ रिएक्शन जाता है इसके अंदर, ये वाटर के अंदर रहता है, और ये I2 जो है CCl4 के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब ये जो I3 पानी के अंदर मौजूद था, इसकी वजह से वाटर का कलर ब्राउन था, लेकिन जब आपने CCl4 डाला तो इसकी क्वांटिटी कम हो रही है, ये जो है I2 इसके अंदर आई जा रहा है। ये रिएक्शन इस तरीके में इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, I3 टूटते जाएंगे I नेगेटिव के अंदर और I2 के अंदर। ये I2 जो बनेगा ये CCl4 के अंदर आ गया, तो मतलब I3 की क्वांटिटी कम हो गई। तो ये जो ब्राउन कलर था पहले वाटर का, ये फेड होना शुरू हो जाएगा, ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। किस में, पर्पल में। अब पर्पल किस चीज़ का कलर है, पर्पल इस चीज़ का कलर है कि जब I2 CCl4 के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसका कलर पर्पल होता है। तो जो ब्राउन कलर था पहले I3 का,
वो अब I3 वाटर से निकल के चूँकि इसके अंदर जाता जा रहा है, तो I3 के कम होने की वजह से इसका जो ब्राउन कलर था पर्पल कलर के अंदर चेंज होता जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि एक फेज से आपका सोल्यूट निकल के दूसरे के अंदर चला गया। फिर उसी तरीके से आप इनको अलहदा कर लेंगे और आपके पास दो लेयर्स बन जाएंगी, लेयर 1 A और B, और आप इनको सेपरेट कर लेंगे और आपके पास क्या होगा वो आ जाएगी। एंड पे वो आपको इसकी इक्वेशन भी बता रहा है K इज़ इक्वल टू, वही वाली बात है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। वो कह रहा है जी K के अंदर क्या होगा, जो आपका I2 है इन CCl4 के अंदर I2 था, और I3 इन H2O वाटर, I3 माइनस वाटर के अंदर ये चीज़ थी और CCl4 के अंदर ये चीज़ थी, ये हमने पढ़ी है। इन दोनों की जो रेशो है वो क्या कह रहा है कि ये कांस्टेंट होगी, नो मैटर कि आप बाहर से कितना I2 डालते जा रहे हैं, जितना मर्जी I2 डाल लें, इन दोनों फेज़ के अंदर जिनकी रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था कि क्या करता है, सोल्यूट अपने आप को दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि उनकी रेशो जो उनकी है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन था। तो आज के टॉपिक में हमने दो चीज़ें पढ़ी, सब्लिमेशन इन डिटेल कि क्या होती है और क्यों करते हैं, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विद 2 एग्जांपल्स, एक ईथर वाली वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली, और एक ये आयोडीन इन वाटर एंड ऑर्गेनिक। CCl4 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए आपस में मिक्स भी नहीं होते। तो वाटर एंड CCl4, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हमारे सेकंड चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक आखिरी रह गया, क्रोमेटोग्राफी, और उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा।